ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕದ ನನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ नमस्कारಗಳು. ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, हिंदी चलेगा? अच्छा, मुझे जब जब दावणगेरे आने का अवसर मिला, हर बार मैंने देखा है आपके आशीर्वाद बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं. मैं कर्नाटका बीजेपी का धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने कार्यक्रम की ऐसी रचना की कि मुझे आप सबके दर्शन करने का मौका मिला और फिर मैं मंच पे आया. आप जैसे पुरुषार्थी, त्याग और तपस्या से भरे हुए मां भारती के उज्जवल भविष्य के लिए जीने वाले, जूझने वाले आप सबके दर्शन करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है. ये मूड, ये विजय संकल्प रैली ऐसा लग रहा है जैसे विजय महोत्सव मनाने की रैली है. और आज देखिए सुखद संयोग, आज विजय संकल्प रैली हो रही है, उसी समय हमारे कर्नाटका में कलबुर्गी में जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कर्मभूमि है, आज वहां मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव था और कलबुर्गी में भारतीय जनता पार्टी के मेयर, डिप्टी मेयर जीत गए. कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर में भाजपा का विजय डंका बज गया. ये एक प्रकार से विजय संकल्प रैली का शुभ संकेत है कि विजय यात्रा आरंभ हो चुकी है. ये दृश्य एक कलबुर्गी का नतीजा ये साफ दिखा रहा है कि डबल इंजन सरकार की धमाकेदार वापसी का निर्धार कर्नाटका ने कर लिया है. अब मैं तो बहुत पहले से मेरा कार्यक्रम बना था, इसलिए मुझे आज आना था, लेकिन इसी समय कलबुर्गी के मेयर का चुनाव आ गया. कल जरूर कांग्रेस के हमारे साथी बयान देंगे कि मोदी आया था, जरूर कुछ किया होगा, इसलिए कलबुर्गी में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर में ही उनको मुंह की खानी पड़ी. पता नहीं कैसे कैसे आरोप लगा देंगे ये. भाइयों बहनों, ये विकसित कर्नाटका के लिए डबल इंजन की सरकार को आप सबका आशीर्वाद है. साथियों, मैं
श्री हरिहरेश्वर, ताई भुवनेश्वरी और इस क्षेत्र के सभी पवित्र मठों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। आज जहां ये सभा हो रही है वो दावणगेरे और हरिहर के बीच में है। मां तुंगभद्रा का आशीर्वाद क्षेत्र इस क्षेत्र को है। हरिहरेश्वर मंदिर के रूप में यहां हरि और हरा का समन्वय होता है। ऐसे स्थान पर कर्नाटका भाजपा की 4 विजय संकल्प यात्राओं का आज महासंगम हो रहा है। और हमारे यहां कहा जाता है, जब कोई यात्रा करके आता है, उसके दर्शन करते हैं तो आपको भी उसका पुण्य मिलता है। आज मुझे भी इस सभी यात्रियों का दर्शन करके आज मुझे भी पुण्य मिला है। मैं कर्नाटका भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को इन सफल यात्राओं के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं लगातार इसकी जानकारी लेता रहता था। हर जगह से वीडियो मेरे पास पहुंचते थे और मैं देख रहा था कि इन यात्राओं में जो जनविश्वास मिला है, जो उत्साह और उमंग मिला है, जो समर्थन मिला है, ये अभूतपूर्व है, अद्भुत है। लेकिन अब हमारी जिम्मेवारी शुरू होती है। पूरी करोगे? ये जिम्मेवारी पूरी करोगे? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, जिम्मेवारी पूरी करोगे? पक्का करोगे? ये यात्राओं में और आज इस महासंगम में ये जो उत्साह, उमंग, जन समर्थन मिला है, इसको अब हमें आने वाले 3 महीने कड़ी मेहनत करके हर बूथ पर पहुंचाना है। पहुंचाओगे? पहुंचाओगे? हर बूथ में जाओगे? हर बूथ में उत्साह पहुंचाओगे? हर बूथ में एक नई शक्ति, नई ऊर्जा भर दोगे? हर बूथ जीतने का संकल्प कर लोगे? जरा जोर से बताइए, हर बूथ को जीतने का संकल्प कर लोगे? शाबाश। साथियों, आज यहां इतने सारे समर्पित साथियों को देखकर मन बहुत भावुक भी हो रहा है। मैं कल सोशल मीडिया पर कर्नाटका का ही एक वीडियो देख रहा था। एक पार्टी के बड़े नेता, कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी ही पार्टी के एक कार्यकर्ता को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारने का आनंद ले रहे थे। जो अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर सकते, वो जनता जनार्दन का सम्मान क्या करेंगे? मुझे गर्व है कि भाजपा में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। हम सभी कार्यकर्ता बिल्कुल बराबर बराबर है। और इसलिए आपका दर्शन करना ये मेरे लिए बड़ा सद्भाग्य है।
सौभाग्य है, ऐसा भाव मेरे मन में आता है। कर्नाटका भाजपा का हर एक कार्यकर्ता मेरे लिए मेरा एक मजबूत साथी है। कर्नाटक का हर कार्यकर्ता मेरा परम मित्र है। कर्नाटका का हर कार्यकर्ता मेरा सहोदर है। भाइयों और बहनों, भारतीय राजनीति में लंबे समय तक आरोपों की, आक्षेपों की राजनीति चली है। बीते वर्षों में भाजपा ने इस गंदी राजनीति को बदला है। पॉलिटिक्स ऑफ परसेप्शन को भाजपा ने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस में बदल दिया है। इस बात की गवाही इस साल के शुरुआती 3 महीने में भी दे रहे हैं। अभी मैं बेंगलुरु से व्हाइटफील्ड मेट्रो लाइन का उद्घाटन करके आ रहा हूं। इससे पहले तुमकुरु को एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने की फैक्ट्री मिली। शिवमोगा एयरपोर्ट का लोकार्पण हुआ। दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म से एक कर्नाटका को मिला। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हुआ। नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल के प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ। आईआईटी धारवाड़ के परमानेंट कैंपस का लोकार्पण हुआ। जल जीवन मिशन के तहत दर्जनों प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथियों, गिनते ही रह जाएंगे लोग, क्योंकि ये दिन रात काम करने वाली डबल इंजन की सरकार है। Remember, this is Prime Minister Narendra Modi's 7th visit on the ground in Karnataka. This is BJP trying to ensure that they return to the government, and clearly the Congress party will have a tough competition at hand. I'm heading into a very short break. Lots more on the other side. Stay tuned to India Today. Our special coming up after a break. Thank you. You are watching India Today. Srivastava, would that be advantage Rahul Gandhi if he emerges as a bechara Rahul compared to a powerful Narendra Modi? And is he emerging as a free speech martyr? Or is the BJP being able to send out the message of Rahul Gandhi being one, repeat offender, two, insulting OBCs, Rahul Srivastava? Gaurav, in the past, it has happened in the Congress party. Rahul Gandhi doesn't need to look very far. At the time in 2006, when Sonia Gandhi was facing the Office of Profit disqualification over the Office of Profit issue, she resigned. She took the high moral ground, recontested, galvanized the party. There were different times, of course. The Congress was in power. It was a very powerful party at that time, the biggest party at that time in the country. But there is something about political audacity. And one expected that Rahul Gandhi will take perhaps that platform of being a martyr. But I think there could have been slightly more. I think that, as Rajdeep said, the Congress could have been more proactive. For example, had he resigned, there is a question mark over the order the Congress wants to raise, how the case was registered,
how the BJP is utilizing the situation. But then Rahul Gandhi could have said that there was a law of the land and I am bowing before the constitution and democracy. He could have taken the high moral ground. But now he's waiting for sympathy to arrive for him. That doesn't happen in politics. He needs to work harder and better at it. The Congress needs to be a much more cohesive and a different force than what it is, perhaps to exploit the situation for sympathy. Otherwise, if you recall in 2019, there was virtually similar thing. There was Chaukidar Chor Hai. It was a slogan which for a time got traction. But what happened eventually after Balakot and others? It boomeranged dramatically. சூப்பரேசன் சுப்பிரமணியம் வருகிறார். For anyone who's grown up in Tamil Nadu, this scene and the two comedians in the video, Goundamani and Senthil, are household names. But now, this very scene has become a massive bone of contention in Tamil Nadu after it was used to fire a jibe at the Stalin government. A day after the state budget was presented by the Tamil Nadu Finance Minister P. Thiagarajan, this meme video quickly went viral, questioning one of the government's announcements of eligible women getting a monthly allowance. And now, one of the profiles who shared the video has been arrested, sparking a war of words. Pradeep, who handles the page Voice of Savuku, shared this meme and has now been jailed. Social media influencer Savuku Shankar has cried foul, claiming that Pradeep was arrested without following due process and even pinned the blame on Tamil Nadu Finance Minister P. Thiagarajan. PTR, however, hit back, laughing off the claim that he ordered the arrest, reiterating he had never seen the post or the video before. The BJP, meanwhile, has latched on to this controversy to slam the Stalin government. Tamil Nadu BJP chief Annamalai fired an autocracy taunt at Stalin, saying the government was rattled by the slightest criticism. The AIADMK also trained guns at the Stalin government. The video which is put out has come out in a movie 30 years ago. It shows that DMK government is so scared of criticism and is not willing to take criticism in the right spirit. They want to silence the voices in a democratic nation, which is not right, and we highly condemn that. So was the action warranted or an overreach? The Stalin government has defended the arrest, calling the video sexist. Bureau Report, India Today.
the sun is bright, time to soak in the golden rays of the sun and enjoy the summers to its full glory. Unfortunately, summertime is also the time when certain health issues crop up, and that's the reason why over the next couple of weeks or so, Health 360 is going to give you an idea on how to deal with problems, health concerns during summers. We are, in fact, putting together a 3-part series, and this is the first part of our series. I'm Sneha Mordani, this is Health 360, and it is summertime. The onset of summers also brings in a new wave of infections. We see this happen all the time when the season changes. But there is no reason to worry or panic. We've got you covered. In this report, we're telling you how to deal with the common influenza strain, which is doing the rounds right now in many of Indian states. Cold, fever, cases of viral fever increasing in India. Sounds like COVID? It isn't. Medical experts all over India are reporting this as influenza H3N2. ICMR says this is influenza A. Last 9 weeks data they have published, they have noted the 79% population, means whatever the suffering with this kind of infection, 79% population they are suffering with the H3N2, 14% they are influenza B group, and 7% they are H1N1. And no, this isn't new, and there's simply no reason to panic. Onset of summers brings these illnesses. The Health Ministry says it's reported every year, and there's nothing unusual. So what exactly is this virus? There isn't much difference between common cold or H3N2. Symptoms are essentially the same: fever, cough, cold, nausea, generalized body ache. Difference is the harshness. H3N2 is much harsher as compared to influenza virus. It causes more severe illness, and though 92% patient present with SARI, that is usual flu-like symptoms, some 16% patient can develop pneumonia, they can have breathlessness, and there can be hospitalization as well as occasional death. Who's vulnerable, and why are deaths being recorded? This disease is of concern for people who are at high risk, like diabetes, extremes of age less than 5 years, more than 65 years, comorbidities like lung disease, asthma, COPD, kidney disease, liver disease. But these people can be hospitalized, they can develop pneumonia, they can even require hospital ICU admissions and oxygen. Doctors suggest masking up and maintaining hygiene to stop the spread, exactly like in the case of COVID-19. Washing hands before eating or touching your face, nose or mouth, carrying pocket sanitizer, and avoiding people already infected with the virus or any other seasonal flu are some of the steps one can take. Antibiotics is a strict no-no. So obviously during the time of COVID, we have followed the COVID appropriate behavior, like simple wearing the mask, simple just hand wash properly. Yes, don't touch with hand if you are coughing, sneezing with your eyes, mouth, like this kind of thing. Means basically basic hygiene. The symptoms are similar to that of any other flu. They include cough, fever, body ache and headache, sore throat, a runny or stuffy nose and extreme fatigue. Nausea, vomiting and diarrhea have been seen in very few cases. And who's vulnerable? Individuals below the age of 15 years or above 50 years of age, children and those with comorbidities like asthma, diabetes, heart disease, weakened immune systems. Experts say H3N2 is a mild mutation and the vaccine against it has less efficacy. The government too has not advised for inoculations, nor has it advised against it. Currently, we have a quadrivalent influenza vaccine which can help prevent H3N2 episodes. So this is of prime importance, specifically people who are at higher risk, specifically who are above 65 years of age, diabetic, have some chronic illness.
What's clear is that basic precautions will go a long way in helping keeping these infections at bay.